जरा सोचिए, कैसे मुट्ठी भर व्यापारी एक इतने बड़े और अमीर देश पर कब्जा कर सकते हैं। ये कहानी है लालच की, कूटनीति की और एक ऐसी गलती की जिसने इतिहास का रुख ही पलट दिया। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कैसे एक अकेली ट्रेडिंग कंपनी 250 सालों तक पूरे देश को गुलाम बनाने में कामयाब हो गई। 250 साल, ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा 16वीं सदी में। एक ऐसी दुनिया जहां दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें थीं। एक तरफ सोने की चिड़िया कहलाने वाला हिंदुस्तान था और दूसरी तरफ थे कुछ मजबूर अंग्रेज व्यापारी। अंदाजा लगाइए, उस दौर में भारत इतना अमीर था कि दुनिया का लगभग 1/4 यानी 25% प्रोडक्शन अकेले यहीं होता था। मुगल बादशाह अकबर का राज था और भारत सचमुच सोने की चिड़िया था जिसकी चमक दुनिया को अपनी तरफ खींच रही थी। और वहीं दूसरी तरफ था ब्रिटेन, जो उस वक्त सिविल वॉर से जूझ रहा था और उसकी इकॉनमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। पूरी दुनिया के प्रोडक्शन में उनका हिस्सा सिर्फ 3 से 4% था। हालत ये थी कि उनके नाविक दूसरे देशों के जहाज़ों को लूट कर गुजारा करते थे। तो इसी मजबूरी में साल 1600 में 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह विदेश जाकर खूब सारा मुनाफा कमाना। और महारानी एलिजाबेथ ने भी उन्हें पूरा सपोर्ट दिया। और फिर मुनाफे की यही तलाश उन्हें हिंदुस्तान के दरवाजे तक ले आई। ये भारतीय जमीन पर उनके पहले कदम थे, जो ऊपर से तो बहुत मामूली लग रहे थे, लेकिन इरादे बहुत मजबूत थे। तो पहले 100 साल कुछ इस तरह बीते। 1608 में कैप्टन हॉकिंस सूरत आए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ बनाई। 1686 में मुगलों से सीधी लड़ाई की पहली कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह हारे। और फिर आया साल 1707, जब औरंगजेब की मौत हुई, जो कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। लेकिन देखिए, शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। कैप्टन हॉकिंस कीमती तोहफे लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार पहुंचे, पर व्यापार की इजाजत नहीं मिली। लेकिन अंग्रेज भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो लगातार अच्छे अच्छे सौदों का प्रस्ताव देते रहे और आखिर में जहांगीर मान ही गए। और इसी के साथ सूरत, मुंबई और चेन्नई में उनकी पहली फैक्ट्रियां खुल गईं। शुरू में कंपनी ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम किया। उन्होंने यहीं के लोगों को नौकरियां दी और अच्छी सैलरी भी। इससे क्या हुआ कि कई भारतीय व्यापारी और कामगार उनसे जुड़ते चले गए और कंपनी ने धीरे धीरे सबका भरोसा जीत लिया। लेकिन बढ़ते व्यापार के साथ उनका लालच भी बढ़ने लगा और अब उन्होंने भारत पर कब्जा करने की सोची। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, जब अंग्रेजों ने अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही आंक लिया और उन्हें एक करारी हार का सामना करना पड़ा। साल 1686 में अंग्रेजों ने समय से पहले ही ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब से जंग छेड़ दी और नतीजा, मुगलों ने उन्हें बड़ी आसानी से हरा दिया, मतलब पूरी तरह से। इस हार ने अंग्रेजों को एक बात साफ कर दी थी। उन्होंने औरंगजेब से माफी मांगी, जुर्माना भरा और उन्हें माफ कर दिया गया। औरंगजेब की यही दरियादिली शायद मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत उन्हें अपना पूरा साम्राज्य खोकर चुकानी पड़ी। इस हार के बाद अंग्रेजों को एक बात समझ आ गई थी, सीधी लड़ाई में मुगलों को हराना मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने एक नई और ज्यादा खतरनाक चाल चली। अगर उन्हें जीत नहीं सकते तो उन्हें आपस में ही लड़वा दो। और उन्होंने इस्तेमाल की इतिहास की सबसे खतरनाक नीति, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। इसका सीधा सा मतलब था, बड़ी ताकतों को आपस में लड़वाकर कमजोर कर दो और फिर उन कमजोर हो चुके हिस्सों पर एक एक करके कब्जा कर लो। और उन्होंने इस प्लान को बहुत ही चालाकी से लागू किया। औरंगजेब की मौत के बाद गद्दी के लिए जो लड़ाइयां शुरू हुईं, उसका फायदा उठाया। बंगाल में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत के बीज बो दिए। मराठों और निजाम जैसी बड़ी ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। और जब ये सब आपस में लड़कर कमजोर हो गए तो एक एक करके सब पर कब्जा कर लिया। और बस इसी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी ने भारत की गुलामी की पूरी कहानी लिख दी। ये वो दौर था जब जीत धीरे धीरे एक पक्की गुलामी में बदल रही थी और भारत अपनी आज़ादी खोता जा रहा था। इसमें दो लड़ाइयां सबसे अहम साबित हुईं। पहली 1757 की प्लासी की लड़ाई, जिसके बाद अमीर बंगाल उनके कब्जे में आ गया। और फिर 1764 की बक्सर की लड़ाई। ये तो और भी बड़ी जीत थी, क्योंकि यहां उन्होंने अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तीनों की मिलीजुली सेना को एक साथ हराया था। इसके बाद तो उन्होंने अपनी पकड़ को एक असली सरकार में बदलना शुरू कर दिया,
जीते हुए इलाकों में अपने टैक्स लगाए, बड़े बड़े जमींदारों को अपना साथी बनाया। और कमाल की बात देखिए, इन्हीं भारतीय साथियों की मदद से 1857 का विद्रोह भी कुचल दिया और आखिर में रेलवे और नए कानून बनाकर अपना कंट्रोल इतना मजबूत कर लिया कि उसे तोड़ना नामुमकिन सा हो गया। और इसके साथ ही हिंदुस्तान के आसमान से मुगल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया और उनके बेटों को मार दिया गया। यहीं से शुरू हुई 250 सालों की गुलामी की वो लंबी दास्तां। वो सोने की चिड़िया अब एक पिंजरे में कैद हो चुकी थी। लेकिन ये सारी कहानी सुनकर एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या भारत में अंग्रेजों के इस उदय के लिए आखिर में मुगल ही जिम्मेदार थे? उनकी एक माफी और हमारी आपसी फूट ने ही तो अंग्रेजों को वो मौका दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। इस सवाल का जवाब शायद इतिहास की सबसे बड़ी सीखों में से एक है।